नमस्कार दोस्तों, आज अध्याय 6 पढ़ेंगे हम लोग लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं का साझेदारी फर्म का समापन, जिसको बोला जाता है विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें इम्पोर्टेंट है जैसे फर्म का विघटन। ठीक है, जब फर्म का विघटन कब होता है? जब सभी साझेदार जो है वो निर्णय करते हैं कि हमारे फर्म का विघटन किया जाए, तो ये जो है फर्म का विघटन कहलाता है। यहाँ पे दिया हुआ है साझेदारी के विघटन एवं फर्म के विघटन में अंतर। बहुत सारे अंतर रहते हैं, जैसे कि संबंध, साझेदारी का समापन होता है तो संबंध टूटते नहीं हैं। फर्म का समापन होता है तो जो जितने भी साझेदार रहते हैं उन सभी के आपसी संबंध टूट जाते हैं। व्यापार की समाप्ति, साझेदारी के जब समापन होता है तो व्यापार समाप्त नहीं होता, जबकि फर्म का समापन में पूर्ण रूप से व्यापार जो है वो बंद हो जाता है। फिर विघटन के कारण में मृत्यु अथवा अवकाश होता है, जबकि फर्म के समापन की स्थिति में अनिवार्य या आकस्मिक समापन हो जाता है। ये बहुत सारे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, साझेदारी के विघटन एवं फर्म के विघटन। और इसी में सबसे इम्पोर्टेंट है वसूली खाता। ठीक है, हमको अगर फर्म का विघटन होता है तो सभी जो संपत्ति है उसको विक्रय करना रहता है, और जो हमसे लेगा वैसे लेनदार है वो सबको पैसा देना पड़ता है। तो उसी स्थिति में ये होता है। फर्म के विघटन पर खोले जाने वाला प्रमुख खाता है वसूली खाता। आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो वसूली खाता पूछा जाता है, और ये बहुत ही सरल है। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। वसूली खाता बहुत सरल है, इसमें संपत्ति और दायित्व का हस्तांतरण किया जाता है। यहाँ पे वसूली खाते का नमूना आपके पास है, वसूली खाते का नमूना। उसके अलावा हम देखते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर वसूली खाता बनाने के लिए है आपका जैसे 12, उसके बाद 12 तो मैं बता चुका हूँ। आज हम बनाते हैं 13A। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपके समक्ष है 13A में है आ और बा ने 31 दिसंबर 2017, ये नवबोध प्रकाशन का बुक है, पेज नंबर 318। इसमें दिया हुआ है आ और बा ने 31 दिसंबर 2017 को अपने व्यवसाय के समापन का निर्णय लिया। उस तिथि को उनका चिट्ठा निम्न था। यहाँ पे दायित्व दिया है चिट्ठा में राशि, परिसंपत्ति राशि। दायित्व में दिया है लेनदार ए का ऋण, पूंजी खाता, ए और बी का पूंजी खाता दिया है। उसी प्रकार परिसंपत्ति या संपत्ति में दिया हुआ है रोकड़ कैश 2000, देनदार 13,000, विविध संपत्ति, ख्याति जो भी है। यहाँ पे उसको कंडीशन दिया हुआ है वसूली खाते का। साझेदार पूंजी के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। ख्याति से 6,000 वसूल हुए, लेनदार को 5% कटौती पर भुगतान किया गया। विविध संपत्तियों से 63,000 वसूल हुए और देनदारों से 8,000 वसूल हुए। समापन की लागत 5,500 हुई। वसूली खाता बनाइए। तो हमको इम्पोर्टेंट है वसूली खाता बनाना। यहाँ पर वसूली खाता बनाते हैं। वसूली खाता इसका प्रारूप आप सभी जानते होंगे। पहला होता है विवरण, फिर होता है राशि, फिर विवरण, फिर होता है राशि। विवरण, राशि, विवरण, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है ये 13 क्वेश्चन नंबर। तो हम देखते हैं, जब भी वसूली खाता बनाना रहे तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको छोड़ दिया जाता है। उसमें पहला आता है पूंजी को, दूसरा आता है रोकड़ या बैंक को एंट्री नहीं करते। उसके बाद तीसरा नंबर आता है
कोई संचय हो। और चौथा नंबर आता है साझेदारों का ऋण। इनका एंट्री वसूली खाता में नहीं किया जाता। अगर दिया रहे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसको हम बैंक अधिविकर्ष अगर रहे तो बैंक अधिविकर्ष को एंट्री करते हैं। हम चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 13A। पेज नंबर है 318। पेज नंबर 318 में चलिए सबसे पहले देखते हैं जो दायित्व रहेगा वो जो है समाकलन साइड, और परिसंपत्ति रहेगी वो विकलन साइड। हम पहले ही बता चुके हैं, रोकड़ अथवा बैंक रहे तो उसको छोड़ करके जो दायित्व साइड रहेगा उसको विकलन साइड लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है तो रोकड़ तो छोड़ देंगे, रोकड़ कॉलम को छोड़ देंगे। सबसे पहले लेंगे देनदार। ये देनदार में राशि देखते हैं हम लोग, एक 13,000। देनदार में 13,000 हमारी विविध संपत्ति है। विविध संपत्ति इसमें दिया हुआ है 68,000, 68,000। इसके बाद है विविध संपत्ति के बाद है ख्याति। अगर ख्याति को बेचा जाए तो लिखा जाएगा, इसमें दिया है ख्याति को भी बेच सकते हैं। ख्याति से 6,000 वसूल हुए दिया है तो ये भी हमारी स्थायी संपत्ति में आ जाता है, और इसको भी हम लिख लेंगे। ख्याति है 5,000 की। इस प्रकार से जो दायित्व साइड परिसंपत्ति में जो था उसको हम लोग विकलन साइड लिख लिए और टोटल कर देंगे। टोटल करने के लिए 0 0 0 8 और 5 13 और 3 16 का 6 हासिल आया 1 1 1 2 और 6 और 2 8। इस प्रकार से इधर का आ गया 86,000 रुपये आ गया। 86,000 के बाद हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ए का ऋण है। ए का ऋण मतलब जो साझेदार है उसी का ऋण है, तो अभी हम उसको छोड़ देंगे। एक है लेनदार, इसको सीधे सीधे लेनदार को ले लेंगे। लेनदार है हमारे पास 10,000 की। 10,000। इस प्रकार से अब ये दोनों तो हम लोग चिट्ठा से उतार लिए हैं। जैसे संपत्ति साइड था वो हम दायित्व सीधे सीधे क्रॉस करना रहता है, मतलब संपत्ति साइड है तो उसको विकलन साइड, और दायित्व साइड है उसको समाकलन साइड लिख देते हैं। बशर्ते की कंडीशन है ये पूंजी को छोड़ देंगे, रोकड़ बैंक संचय साझेदार का ऋण को छोड़ देंगे। इसमें साझेदार ने जो ऋण लिया है उसको भी छोड़ देंगे। अब चलते हैं सबसे पहले, अब जो कंडीशन दिया है उसमें चलते हैं। पहला है साझेदार पूंजी के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं, तो इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात है पूंजी अनुपात। यहाँ पर पूंजी दिया हुआ है 20,000 और 40,000। इसका पूंजी अनुपात में इनका लाभ हानि विभाजन, लाभ हानि, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2:4 या 2 1 कम 2 दूनी, या इसको लिख सकते हैं 1:2। इनका लाभ हानि विभाजन है। ये जो है लाभ हानि विभाजन है, अनुपात है। इस प्रकार से इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात है। अब देखते हैं ख्याति से 6,000 वसूल हुए। जब भी फर्म को बंद किया जाएगा, फर्म को बंद करते हैं तो जितने भी परिसंपत्ति रहता है उसको बेचा जाता है, और जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जो हमारे दायित्व हैं उनको हमको पैसे देना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि किसी फर्म को बंद करेंगे तो पूर्ण रूप से दायित्व है उसका भुगतान करेंगे, और संपत्ति को बेचकर ही भुगतान करेंगे। इसीलिए इसको वसूली खाता कहा जाता है। वसूली भाई बन जाते हैं इसमें। चलिए आते हैं, ख्याति से 6,000 वसूल हुए।
ख्याति से अगर 6000 वसूल होता है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर उसका जर्नल एंट्री करें तो रोकड़ खाता हो जाता है विकलन, और यहाँ पर सीधा सीधा वसूली खाता होगा। तो वसूली खाता, मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो वसूली खाता से यहाँ पर ख्याति को बेचा गया, विवरण आएगा बेचा गया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ख्याति को अगर बेचते हैं तो रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ खाता को, चलिए, तो रोकड़ खाता को क्या क्या बेचा गया है। एक तो ख्याति से कितना वसूल हुआ है, ख्याति, यहाँ पर ख्याति है, ख्याति से हमने वसूला 6000, तो ये 6000 लिख दिया। इसके बाद देखते हैं लेनदार को 5% कटौती पर भुगतान किया। यहाँ लेनदार है, लेनदार को अगर देखें ये दूसरा है तो दूसरा एंट्री होगा, हम भुगतान कर रहे हैं लेनदार को, तो यहाँ पर आ जाएगा वसूली खाता विकलन, और हो जाएगा रोकड़ खाता से। हमेशा रोकड़ बैंक प्रभावित होता है या साझेदार प्रभावित होते हैं जब भी वसूली खाता हो। तो रोकड़ खाता से यहाँ पर लिख सकते हैं लेनदार को भुगतान, लेनदार को 5% कटौती पर भुगतान। इस प्रकार से ये दूसरा जो है, तो लेनदार को अगर 5% कटौती, हमारे लेनदार है 10,000 के, 10,000 में 5% कटौती कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, मतलब 10,000 में 500 घटाएंगे तो 9,500। तो हम लोग उन लेनदार को दिया, ठीक है। यहाँ पर रोकड़ खाता से दिया है, यहाँ पर लिख देंगे रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता से जा रहा है हमारा लेनदार को दिए सबसे पहले, तो लेनदार का कितना है 5% भुगतान, तो 9,500। आगे देखते हैं विविध संपत्तियों से 63,000 वसूल हुए। ये जो विविध संपत्ति है उससे हमको, तो विविध संपत्ति लिख देते हैं, विविध संपत्ति, इसका भी जर्नल एंट्री करेंगे तो तीसरा जर्नल एंट्री हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, और वसूली खाता से, वसूली खाता से इसका जर्नल एंट्री हो जाता। यहाँ पर विविध संपत्ति से हमने वसूल किया है 63,000। एक है विविध संपत्ति से वसूल किए 63,000, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप खुद देख सकते हो। फिर देनदार से भी वसूल किए, चौथा एंट्री अगर होता तो रोकड़ खाता विकलन हो जाता, रोकड़ खाता विकलन हो जाता। और कितना वसूल, किन से, वसूली खाता से, वसूली खाता से। यहाँ पर लिख देते देनदार से वसूल, देनदार से वसूल। चलिए चौथा एंट्री, यहाँ पर देनदार से हमें पैसा मिला है, इसलिए देनदार, तो देनदार से कितना वसूल किए हम लोग 8,000। इस प्रकार से उसका एंट्री कर देंगे 8,000। और देखते हैं समापन की लागत 500 हुई। अगर पांचवा जर्नल एंट्री होता तो समापन की लागत, मतलब हमारा रोकड़ जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है, पैसा जा रहा है, उस स्थिति में हम लिखेंगे वसूली खाता विकलन, और हमारा क्या जा रहा है, रोकड़ जा रहा है, इसलिए रोकड़ खाता से। इस स्थिति में वसूली व्यय का चुकाया। इस प्रकार से पांचवा जर्नल एंट्री हो जाता। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि वसूली व्यय समापन की लागत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समापन लागत या वसूली व्यय, वसूली व्यय इसी को बोला जाता है, ये है 500। इस प्रकार से हम पहले तो देख लेते हैं, और कुछ तो दिया नहीं है इसमें,
बाकी अब जोड़ लेते हैं। ये 86,000 और ये हुआ 10,000। 10,000 इन दोनों को मिलाकर इधर देखते हैं तो 8 3 11 11 और 7 सीधा सीधा 18 1 2 3 11 7 18 का 8 हासिल बचा हमारे पास। 1 8 3 11 11 सॉरी 11 8 और 3 11 और 6 17 का 7 हासिल है 1 और 6 और 1 7। ये हो गया 70,000। हम देखते हैं दोनों में से किधर ज़्यादा है, तो हम स्वाभाविक सी बात है विकलन साइड जो है वो ज़्यादा है और उस स्थिति में हमारा घाटा हो जाएगा। चलिए देखते हैं 86 और 10 हो जाएगा हमारा 96,000। इस प्रकार से इधर का योग हो गया 96,000। और कुछ नहीं दिया है तो हमको बस इतना ही बनाना है, जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसी का फॉलो करना है हमको। इसमें और ज़्यादा कुछ के फॉलो नहीं करना है, जितना बन सके। और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जर्नल की एंट्रियाँ। जर्नल की एंट्री अगर सही है तो आपका ये वसूली खाता आसानी से बन जाएगा। हम बिना जर्नल एंट्री के भी वसूली खाता बना सकते हैं, मगर अब देखिए हानि होगा तो साझेदारों के पूंजी खाता में यहाँ पर लिख देते हैं 96,000। यहाँ पर योग है 96,000। ये देनदार हैं, विविध संपत्ति है। अब देखते हैं इसमें लॉस हो गया हमको 97 में से 87,000 घटाएंगे तो हमारे पास 9,000 बैलेंस आता है। 9,000 तो 9,000 रुपये हमारा क्या हो गया, हानि हुआ है। हानि जो है वो साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा। साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित होगा। और हमारे पास इस क्वेश्चन में ए और बी, आ और ब जो है वो साझेदार हैं, जो कि इस 9,000 को पूंजी अनुपात 1:2 में बांटेंगे। तो 9,000 का 1/, स्वाभाविक सी बात है हम लोग 1/, ये है तो इसको 1/3 2/3 लिख सकते हैं। 1/3 तो 3 दिया 9, तो आ के खाते में 3,000 होगा। तो स्वाभाविक सी बात है 9,000 मिल घटाएंगे तो ब के खाते में 6,000 होगा। इस प्रकार से हानि हुआ है तो ये लोग अपने पूंजी से अपने घर से 3,000 और 6,000 को लाएंगे। इस प्रकार से वसूली खाता का 13A नंबर का क्वेश्चन नवबोध प्रकाशन का ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। बहुत सरल रहता है वसूली खाता, थोड़ा ध्यान देने की ही आवश्यकता है। वैसे बहुत सरल है, देख लेना आप लोग सभी बच्चे लोग अच्छे से। और मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि आपको आसानी से बता सकूं। अगर कोई लगता है किसी को कि यहाँ पे क्या आएगा, कैसे आएगा सर, किसको कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।